शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर जाने का अवसर मिला। आज जिनकी स्मृति में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो युवाओं के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, सबसे बड़े हीरो हैं, नायक हैं। और ऐसा मैं कह रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, उनके जीवन काल से ही लोकप्रियता का वो चरम उन्हें मिला। एक दिल्ली आर्काइव्स में भाई साहब एक पत्र मुझे मिला जिसमें उस समय दिल्ली के सीआईडी के सुपरिंटेंडेंट वर्ष 1930 में दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं। वर्ष 1930 ये वो समय है जब लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चल रहा है। दिल्ली सीआईडी के सुपरिंटेंडेंट दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं। उस जमाने में एक ही डिप्टी कमिश्नर दिल्ली में हुआ करता था कि एमबी हाई स्कूल के बच्चे जो कमीज पहनकर आ रहे हैं स्कूल में, उस पर भगत सिंह के फोटो, जो बटन है उन बटनों पर भगत सिंह के फोटो है। तो आप कल्पना करके देखिए, ना आज ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ये सोशल मीडिया था, लोकप्रियता का आलम क्या रहा होगा कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र जो कुर्ता पहन के स्कूल में आ रहे हैं उसके बटनों पर भगत सिंह के फोटो हुआ करते थे। उनको ना पुलिस का डर था, ना अंग्रेजों की यातनाओं का भय था। ये उनकी लोकप्रियता का एक मैं उदाहरण आपको दिया है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के बड़े नेता हुए। वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष के विरुद्ध गांधी जी के आशीर्वाद से अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। उन्होंने कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लिखा 3 खंडों में। खंड 1 के पृष्ठ 420 पे डॉक्टर सीतारमैया लिखते हैं कि ये वो समय था जब पूरे भारत में भगत सिंह का नाम गांधी जी के समान जाना जाता था और गांधी जी के समान ही सम्मान पाता था। एक युवक जिसकी आयु 21-22 वर्ष है, उसने उतनी कम उम्र में ऐसा कुछ तो अलग किया होगा, कुछ तो ऐसा अनूठा किया होगा कि गांधी जी देश के सर्वोच्च नेता। वर्ष 1930 की बात करें तो 61 साल की उम्र हो गई, तो तकरीबन 46-47 साल, 36-37 साल मान लें, चलिए इतने साल का तो सार्वजनिक जीवन हो ही चुका था उनका। और यहाँ 21-22 साल का एक लड़का लोकप्रियता के उस शिखर पर था। कुछ तो अलग किया होगा। अब वो क्या अलग था भगत सिंह में, और क्या आज की पीढ़ी सीख सकती है भगत सिंह से? संक्षिप्त में मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, उसके बाद जो असली विषय है कि भाई उनके सपनों का भारत कैसा, थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, नेशनल कॉलेज लाहौर, तो देखें एक और वो भगत सिंह वैसे थे जैसे यहां इस पंडाल में, इस सभागार में बैठे जितने भी उनकी उम्र के हैं। जो शरारतें आप करते हैं और जो शरारतें अपनी उम्र में हमने भी की, भगत सिंह वो सभी शरारतें किया करते थे। द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन होते थे। राजा राम शास्त्री इसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लाहौर में द्वारकादास लाइब्रेरी के वो लाइब्रेरियन थे। उन्होंने अपने संस्मरणों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं लिखी हैं उन्होंने, आप पढ़ें। वो सिनेमा भी देखते थे। और पंडित जी चंद्रशेखर आजाद 4 आना एक दिन का देते थे, उससे आप भोजन जुटा लीजिए दिन भर के लिए। अब पता भी ना चले आजाद को, वो नाराज भी ना हो, उनसे छिपाना भी है, और उनसे छिपके वो सिनेमा देखने भी जाते थे। राजा राम शास्त्री के हिस्से की रोटियां भी खा लेते थे। जिस ढाबे पर बैठकर राजा राम शास्त्री खाना खाते थे, इनके पास तो पैसे नहीं होते थे। पता चला कि राजा राम शास्त्री गए हैं खाना खाने, ये पहुंच जाते थे और साथ बैठ के बिना इनवाइट किए खाने लगते थे। और राजा राम शास्त्री बताते हैं कि मैं बहुत परेशान हुआ करता था। और भी बहुत सारे उदाहरण अपने को मिलते हैं। लेकिन वही भगत सिंह दूसरे पल कितने गंभीर हैं। वही भगत सिंह उस आयु में शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके, नॉलेज को लेके उनकी जो भूख है वो रोटियों की भूख से 1000 गुना बड़ी है।
पहली पुस्तक जो भगत सिंह पर छपती है वर्ष 1931 मई के महीने में छप गई थी। इन्हीं के साथ ही जितेंद्र नाथ सान्याल, मुझे पता चला त्रिपाठी जी कार्यक्रमों में शिंद्रनाथ सान्याल के वंशज भी इन्होंने बुलाए हैं, वो आए हैं। उन्हीं सान्याल बंधुओं में जितेंद्र नाथ सान्याल भी छोटे भाई थे और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह के साथ वो भी अभियुक्त थे। उनको सजा नहीं हुई थी, वो छूट गए थे। पहली पुस्तक उन्होंने ही लिखी, अमर शहीद सरदार भगत सिंह। उस मुकदमे में छूट गए थे, लेकिन पुस्तक लिखने के अपराध में 2 वर्ष की सजा हुई थी। तो उस पुस्तक में जितेंद्र नाथ सान्याल लिखते हैं वर्ष 1931 में कि जिन दिनों आगरा में हम बम बना रहे थे, 3 दिन तक एक प्याला चाय से अधिक कुछ भी खाने को नहीं मिला था और भूख से हम सब परेशान थे। भगत सिंह को दूसरी भूख हुआ करती थी। खाना मिले ना मिले इस बात की फिक्र नहीं थी। वो झोली फैला के भीख मांग रहे थे कि वहीं आगरा के उस घर में जहां पे सभी क्रांतिकारी रह रहे हैं, वहां एक लाइब्रेरी सेटअप कर सके। वहां से पुस्तकें ले लेके आते थे। कहां से पुस्तकें जुटाते होंगे उस जमाने में, और वो साहित्य जो उन क्रांतिकारियों को नई दिशा दिखा सके। वर्ष 1930 का एक पत्र जो उन्होंने अपने बचपन के साथी जयदेव गुप्ता को लिखा, 3 पत्र उपलब्ध हैं अभी। डॉक्टर साहब जो खंड 2 जिसमें भगत सिंह के लेख हैं, उससे युवक लेख बहुत ही कमाल का लेख है। और देखिए वर्ष 1925 में लिखा, 1907 में जिनका जन्म हुआ, 1925 में 17 साल की आयु थी उस दिन तक जब ये लेख छपा। 18 के तो बाद में हुए, सितंबर में जाके। खंड 1 में उनके पत्र हैं, तो खंड 1 आप पढ़िए। जयदेव गुप्ता को लिखा एक पत्र 1930 में, अभी फांसी की सजा होने से कुछ दिन पहले जब मुकदमा चल रहा है, वो पत्र लिख रहे हैं जयदेव गुप्ता को और कहते हैं 10 पुस्तकों की लिस्ट तो उस पत्र में अपनी दे रखी है। वो ओरिजिनल पत्र भाई साहब बैठे हैं, आदरणीय बड़े भाई किरणजीत सिंह जी, इनके पास वो पत्र ओरिजिनल अवेलेबल है। हमने भी अपने वीडियोस में वो पत्र डाल रखा है, आप देख सकते हैं। 10 पुस्तकों की सूची तो अपनी तरफ से दे रहे हैं कि ये पुस्तकें तो मेरे पास भिजवाइए फटाफट। और दूसरी जेल, पोस्टल जेल, जहां बाकी साथी क्रांतिकारी बंद हैं, उनके पास पुस्तकों की कमी हो रखी है। इस बात को लेके जयदेव गुप्ता से नाराज हैं और डांट के पत्र लिख रहे हैं कि मैं अगले रविवार उस जेल में जब जाऊंगा तो तब तक उनके पास ये पुस्तकें पहुंच जानी चाहिए और 2-3 अच्छी पुस्तकें डॉक्टर मोहम्मद आलम के लिए भी पहुंच जाए। तो एक व्यक्ति उस उम्र में जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा है, आज मुकदमे का फैसला आए, कल मुकदमे का फैसला आए, इस बात की कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल विरक्त है। लेकिन अंतिम समय तक प्रयास यह है कि मैं अधिक से अधिक सीख सकूं और बाकी सब अधिक से अधिक सीख सकें और फिर हमारे अनुभव से जमाना कुछ सीख सके। वो पत्र एक प्रमाण है इस बात का। वर्ष 1921 14 नवंबर की शायद बात है, दादाजी के नाम वो पत्र भी आपके पास है, ओरिजिनल पत्र भाई साहब के पास है। 14 नवंबर वर्ष 1921 खंड 1 में डॉक्टर साहब देखेंगे वो पत्र आपको मिलेगा। दादाजी के नाम भी लिखे, उनके 3 पत्र उपलब्ध हैं। पत्र को संभव है वो और भी ज्यादा लिखे होंगे, पर 3 अवेलेबल हैं। वर्ष 1921 में 14 साल का बालक देश में जब असहयोग आंदोलन चल रहा है, चेतना का शिखर देखिए उस आयु में। और मैं ये तब कहता हूं कि जब वो सारी शरारतें भी कर रहे हैं उस उम्र में जो हुआ करती हैं, लेकिन चेतना का शिखर देखिए। उर्दू में वो पत्र लिखा, आप में से जो उर्दू लिखना पढ़ना जानते होंगे, हम हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, तो वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट उर्दू इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो उर्दू में वो पत्र लिख रहे हैं, बाकी सारी बातें बता रहे हैं जो दादाजी से चर्चा करनी है, और बीच में एक इंफॉर्मेशन दादाजी को देनी, और एक ओपन पोस्ट कार्ड था। उस पोस्ट कार्ड में दादाजी को, भगत सिंह लाहौर में है और दादाजी बंगा में है, गांव में है, तो दादाजी को सूचना देनी है एक बहुत महत्वपूर्ण। और वो क्या महत्वपूर्ण सूचना उस आंदोलन के दौर में कि रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, संभव है अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। अब ये सूचना दे रहे हैं और इस बात का पूरा संदेह है कि उनके खत को सीआईडी पहले पढ़ेगी और उसके बाद भेजेंगे, आगे भेजेंगे। उनको पता नहीं चलना चाहिए। 14 वर्ष का बच्चा इन 2 पंक्तियों को
कि आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं, संभव है अगले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। राइट टू लेफ्ट नहीं लिख रहा, उसी पत्र के पोस्ट कार्ड के बीच में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करके लेफ्ट टू राइट लिख देता है। आप उस पत्र को पढ़िए, भाई साहब के पास वो पत्र भी उपलब्ध है और हमने उस पर भी वीडियो किया है, वो पत्र हमने दिखाया है अपने चैनल पे। लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं और हम कोशिश करें पढ़ने की, नहीं समझ में आता। चूंकि हमें पता है आज इस बात का, तो हम उसको घुमा के उल्टे रख के और फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं तो पढ़ लेते हैं। तो 14 वर्ष का बालक यह प्रयास कर रहा था। हंसते हंसते फांसी चढ़े, हम सब जानते हैं, और हंसते हंसते फांसी उनसे कम उम्र में भी बहुत से चढ़े। खुदीराम बोस 18 साल के थे, करतार सिंह सराबा 19 साल के थे। 23 मार्च आज का दिन एक विशेष घटना आपको बताता हूं, और ऐसी घटना कि यहां जो मेरी बहनें और बेटियां बैठी हैं, विशेष रूप से इनके लिए 23 मार्च को बुलाया गया परिवार को अंतिम भेंट के लिए। पूरे देश को ऐसा संदेश दिया गया था कि कल 24 मार्च को फांसी होगी। कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन जब आपने अंतिम भेंट के लिए 23 मार्च को बुलाया है तो सहसा यह अनुमान लगा लिया गया कि कल फांसी होने वाली है। परिवार मिलने के लिए गया लाहौर सेंट्रल जेल। भगत सिंह जी के दादाजी भी थे, सरदार अर्जुन सिंह, दादी जयकौर जी, पिता सरदार किशन सिंह, मां विद्यावती जी, और दोनों चाचियां हुक्म कौर, हरनाम कौर, छोटे भाई कुलबीर सिंह, कुलतार सिंह जी के सुपुत्र हैं, हमारे सामने बैठे हैं। छोटे भाई भी गए हैं। अब जब जेल के दरवाजे पे पहुंचे, बाहर खड़े हैं और पिताजी अंदर गए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने, नाम देने हैं कौन कौन आए, तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि सिर्फ माता पिता मिल सकते हैं, भाई बहन मिल सकते हैं, ना दादा दादी मिल सकते हैं, ना चाचियां मिल सकती हैं। अब पिताजी बाहर आते हैं और आकर इस बात की सूचना देते हैं कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा ऐसा कहना है। अब कल्पना करके देखिएगा, वो वीर कुसुमा विद्यावती, पंजाब सरकार ने उनको आधिकारिक रूप से पंजाब माता का टाइटल दिया था, सम्मान दिया था। मैं तो उनको राष्ट्रमाता कहा करता हूं। उस मां विद्यावती का कलेजा कितना विशाल विराट होगा, कल्पना कीजिए। भगत सिंह बचपन में जन्म तो मां विद्यावती ने दिया था। माता पिता लाहौर में थे और बंगा में दादाजी के पास और अपनी 2 चाचियों के पास रह के भगत सिंह बड़े हो रहे थे, और प्राइमरी तक की एजुकेशन वही बंगा में हुई थी। वहां माता पिता नहीं थे। वो 2 चाचियां हरनाम कौर, हुक्म कौर, उनकी अपनी संतान नहीं थी। भगत सिंह उनका लाडला था, अपने हाथों से निवाले भगत सिंह के मुंह में डाले थे। आज जेल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि वो नहीं मिल सकती, यानी भगत सिंह उनका बेटा नहीं है। जिस दादा सरदार अर्जुन सिंह ने उंगली पकड़ के भगत सिंह को चलना सिखाया, आज ये कह रहे हैं वो सरदार अर्जुन सिंह, उनका रिश्ता नहीं है भगत सिंह से। मां विद्यावती कहती हैं अगर हरनाम कौर और हुक्म कौर नहीं मिल सकती हैं भगत सिंह से, अगर उनको अनुमति नहीं है तो मैं भी नहीं मिलूंगी, फिर मेरा भी बेटा नहीं है। कितना साहस, कितना धैर्य, कितनी हिम्मत होगी, कल्पना करके देखिए। ये मालूम है कल बेटा चला जाएगा इस दुनिया से, और वो मां कहती मैं आज नहीं मिलूंगी। उस मां का उस समय फर्ज, वो परिवार की जिम्मेदारी क्या है, वो 2 बहनें, 2 देवरानियां जो दिख रही हैं उनके प्रति, और इस देश को क्या संदेश मैं हमेशा के लिए दे के जा रही हूं, इस बात की फिक्र है। बेटी से अंतिम मुलाकात की फिक्र कम है। और यहां कहानी उनकी समाप्त नहीं होती। ये तो मां विद्यावती की विशालता, विराटता, महत्ता थी। वहां 2 मां और भी थी। राजगुरु की मां पार्वती बाई जो पुणे से आई थी अपने लाडले के अंतिम दर्शन करने के लिए, और भगत सिंह के परिवार के साथ ही रुकी हुई थी, रह रही थी, वो भी तो आई थी अपने बेटे से मिलने। सुखदेव की मां रली देवी, वो भी तो आई थी अपने बेटे से अंतिम बार मिलने। जब उन 2 माओं को पता चला कि भगत सिंह की मां ने निर्णय ले लिया है कि मैं अपने बेटे से नहीं मिलूंगी, उन दोनों माओं ने भी निश्चय किया कि फिर तो हम भी नहीं मिलेंगे। और 23 मार्च 1931 को तीनों में से किसी की मां किसी बेटे से नहीं मिली थी। ये था आज का सच। भगत सिंह के बारे में बात करनी हो, मुझे भूख और प्यास नहीं लगती, पानी भी नहीं मांगूंगा, और अखंड
रात दिन आप जितना लंबा चाहे बोल सकते हैं, समय की मर्यादा है। तो मैं वो भाई साहब के हवाले भगत सिंह जी के बारे में व्यक्तिगत संस्मरण वो बताएंगे। अंतिम बात ये कि उनके सपनों का भारत कैसा, संगोष्ठी का विषय तो ये था ना, शहीदों के सपनों का भारत। क्या सपने थे उनके? चंद्रशेखर आजाद का सपना, चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे, जय दिन होई है सूरजवा, जय दिन होई है सूरजवा, अरहर के दलिया धान के भतुआ, खूब कचर के खेबेना, जय दिन होई है सूरजवा। मतलब जिस दिन सूरज होगा, जय दिन होई है सूरजवा, जिस दिन सूरज होगा, अरहर के दलिया, अरहर की दाल होगी, धान के भतुआ, धान चावल, चावल बनेंगे, चावल पकेंगे, खूब कचर के खेबेना, भरपेट खाएंगे, जय दिन होई है सूरजवा। ये उनका सपना था। जिस भूख, जिस अभाव में चंद्रशेखर आजाद जन्मे थे, पले बढ़े थे, उनको लगता था कि देश आजाद होगा तो कोई भूखा नहीं होगा, भरपेट रोटी होगी। ये उनका सपना था। अशफाकुल्ला, शहीद अशफाकुल्ला, उनके भी कुछ सपने थे। उनका क्या सपना था? एक, वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में, इनके बीच जो विवाद है वो समाप्त हो जाए। ये हिंदू बाद में हो, मुसलमान बाद में हो, ये हिंदुस्तानी पहले हो जाए, ये उनका सपना था। शहीद आजम भगत सिंह का क्या सपना था? उनके बाकी साथियों का क्या सपना था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में की, श्रृंगनाथ सान्याल ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें लिखा था कि भारत ऐसा गणतंत्र होगा जिसमें मनुष्य के हाथों मनुष्य का शोषण संभव ना होगा। ये उनका सपना था। भगत सिंह ने उसको और एलाबोरेट बहुत शुक्रिया सर, आपके यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए और हम सबको उद्धृत करने के लिए।